हेलो फ्रेंड्स। तो हमने आज जो ये वीडियो है ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के ऊपर है, ठीक है। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। क्योंकि इसमें जीएसटी भी थोड़ा सा इन्वॉल्व है। जैसे जब हम जीएसटी पढ़ते हैं तो जीएसटी के जब हम पढ़ते हैं तो हमें वैल्यूएशन रूल्स पढ़ने होते हैं, मतलब जीएसटी की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो जीएसटी की वैल्यू कौन से सेक्शन से निकलती है? सेक्शन 15(1) ट्रांजैक्शनल वैल्यू। तो वो ये कहता है कि ना अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बिटवीन अनरिलेटेड पार्टी हो रही है, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन बिटवीन अनरिलेटेड पार्टी हो रही है और वो जो ट्रांजैक्शन है वो सोल कंसिडरेशन में हो रही है, ठीक है, मतलब कि वो दोनों पर्सन जो है वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए, उसके अलावा सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो उस ट्रांजैक्शन को हम उस ट्रांजैक्शन को हम वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो वही हमारी वैल्यू हो जाती है और उसी के ऊपर फिर जीएसटी लगा देते हैं हम, ठीक है। तो पहली चीज तो ये मैं ढूंढ रहा था, ये मिल गया, ठीक है, दिख रहा होगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले है ना कैप्टिव कंजम्पशन के नाम से था CAS4। अब जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्विजिशन, सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विस के नाम से जाना जाता है। ये रिवाइज हुआ था 2018 में, ठीक है। तो मैंने जैसे सेक्शन 15(1) बता ही दिया कि क्या होता है, ठीक है। तो ज्यादातर 99% केसेस में ना ये 15(1) ही लगता है, उसी को हम ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं पता चलती कि क्या होगी वैल्यूएशन, तब कैसे निकलेगा? तब रूल 15(4) बताता है कि भाई अगर 15(1) नहीं लग रहा है तो भाई आप टैरिफ वैल्यू यूज कर सकते हो। जैसे जीएसटी में तुम पढ़ोगे ये सारे रूल्स, तो टैरिफ वैल्यू में गवर्नमेंट ने टैरिफ डिसाइड कर दिया होता है कि इसका प्राइस कितना भी मार्केट में हो, ऊपर जा रहा हो कम जा रहा हो, हम उसका फिक्स टैरिफ लेंगे, ठीक है। मतलब अगर पाम ऑयल है वो 10,000 बिक रहा है, 20,000 बिक रहा है, 5,000 बिक रहा है, इससे कुछ लेना देना नहीं। गवर्नमेंट ने कहा हम इसकी वैल्यू ना मान लो 8,000 मान रहे हैं, तो तुम्हें 8,000 के ऊपर ही टैक्स देना होगा। मतलब 8,000 इंटू जितने भी बैरल होंगे आपके पाम ऑयल के, उसे मल्टीप्लाई करके फिर जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर जीएसटी लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप और रूल्स देखोगे, रूल 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है। तो रूल 27 जो है वो क्या कहता है? रूल 27 कहता है कि अगर मान लो ये भी नहीं लग रहा है तो फिर आप अलग अलग रूल्स ट्राई करोगे, ठीक है। तब पहला क्या कहता है? पहले बोलता है कि ना आप व्हेन कंसिडरेशन मनी में तो उसी को कंसिडर कर लेंगे, लेकिन अगर मनी में नहीं है कोई कंसिडरेशन तो वैल्यूएशन कैसे निकलेगी? तो हम ये देखेंगे कि ओपन मार्केट वैल्यू क्या है उस गुड्स की। लाइक मान लो कि मैंने अपने दोस्त को कोई लैपटॉप दिया और मैंने कहा 20,000 दे दे, ठीक है, और मुझे पता है कि उसको जरूरत है और वो पूरे पैसे नहीं दे सकता फॉर एग्जाम्पल, तो वैल्यू कैसे निकलेगी? सोल कंसिडरेशन तो नहीं है ये, है ना। और तो फिर ठीक है, और उसने मेरा कुछ काम भी किया था फॉर एग्जाम्पल कि 20,000 का उसने मुझे पैसे नहीं लिए थे और लैपटॉप 40,000 का, तो मैंने कहा 20,000 का है, ठीक है। मतलब कि उसे भी ये ना लगे कि मैं तो काम कर रहा है और ये अपने उसमें अपनी दुकान से मेरे से वही चार्ज कर रहे जो बाहर वाले करते हैं, तो यह सोल कंसिडरेशन है। तो हम ये देखेंगे कि अब वैल्यू तो निकल नहीं सकती, 20,000 का थोड़ी ना लैपटॉप, तो हम देखेंगे मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है। तो मार्केट में जैसे 40 है तो उसी को वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। अब मान लो पैसे इन्वॉल्व ही नहीं है, कुछ मनी है और कुछ सर्विस है, कि भाई मेरे को उसने सर्विस दी, मैंने कहा कि तेरी सर्विस के बदले ये लैपटॉप, तो उसने जितने की सर्विस दी वो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें फिर, या उसके साथ उसने कुछ पैसे भी दिए सर्विस के अलावा, तो वो है ना। और अगर मान लो कि उसकी वैल्यू ही नहीं निकल सकती क्योंकि वो मार्केट में है ही नहीं, वो प्रोडक्ट की बिकता ही नहीं है मार्केट में, कोई ऐसा पीस है जो सिर्फ एक ही था,
ठीक है। तो फिर हम लाइक काइंड एंड क्वालिटी देखेंगे कि जैसे मान लो कि अगर एक्टिवा की वैल्यू नहीं मिल रही है मार्केट में तो हम मैस्ट्रो की ले सकते हैं, लाइक काइंड एंड क्वालिटी। फिर वो होता है सिमिलर गुड्स, आइडेंटिकल गुड्स, ये तुमने पढ़े हुए भी होंगे उसमें वैल्यूएशन में जीएसटी की। फिर रूल 28 होता है रूल कि बिटवीन नॉन रिलेटेड, मतलब कि रूल 28 कहता है कि ना ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है बिटवीन रिलेटेड हैं, बिटवीन रिलेटेड और नॉन रिलेटेड बट अदर देन प्रिंसिपल और एजेंट। 28 बताता है कि मतलब मैंने अपने किसी बंदे को कोई सामान दिया और उसने उसे आगे भेज दिया, हम एजेंट और प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। तब हम ये देखते हैं कि बी ने सी को कितने का दिया, क्योंकि उसने भी कुछ चार्ज किया होगा ना सी से, तो उस प्राइस का जितना सी से चार्ज किया उसका 90% ले लेंगे, उससे मान लेंगे वैल्यू, है ना। कि मानेंगे 10% तो कमाएगा ना वो बेचारा, 10% तो वो बेचारा कमाएगा। रूल 29 कहता है ये बिटवीन प्रिंसिपल और एजेंट के बीच की ट्रांजैक्शन है, इसमें भी हम 90% ही ले लेते हैं जो भी वैल्यू होती है। और रूल 30 कहता है कि जब कोई रूल नहीं लग रहा तो 30 लगेगा लास्ट में। तो उसमें क्या किया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110% ले लो। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी, उसी को निकालने के लिए हमने पढ़ा था ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110% या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 10%। तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कौन निकालेगा, वो सीएम में ही निकालेंगे, और उसके लिए हमें CS4 पढ़ना होगा, ठीक है, कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, क्या क्या चीजें नहीं इंक्लूड होंगी, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज है ना। अब क्या होगा, क्या करेंगे लोग क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें टैक्स देना है तो वो ना कुछ चीजों की इंक्लूड ही नहीं करेंगे और कम से कम कॉस्ट करने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि उनकी वैल्यू कम हो और उनको टैक्स कम देना हो। गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं होगा, तो गवर्नमेंट ने कहा हमारे इंस्टीट्यूट से कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट तैयार करो, तो बस वही चीजें इंक्लूड होंगी जो बताई हुई हैं और उसके अलावा कोई और चीजें नहीं इंक्लूड होंगी, ठीक है। मतलब वो चीजें बता दी हैं जो आएंगी इसके अंदर। तो बहुत सिंपल है, वैल्यूएशन करने के लिए है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ सर्विस, ये सारी चीजों के ऊपर लग जाता है ये। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और परचेज क्या होती है, जैसे परचेज प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटी, अदर टैक्सेस, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट और ट्रेड डिस्काउंट लेस करके आएंगे, और टैक्सेस हैं तो वो भी ऐड होंगे, लेकिन वो टैक्सेस ऐड नहीं होंगे जो कि रिफंडेबल होंगे, है ना, क्योंकि वो तो हमें मिल जाएंगे ना, नॉन रिफंडेबल ऐड हो जाएंगे। बाकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज, हैंडलिंग, एनी अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। बाकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, वर्किंग ओवरहेड्स, एडमिन रिलेटेड ओवरहेड्स, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी कॉस्ट आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप कैप्टिव कंजम्पशन कर रहे हो तब इसमें एडजस्टमेंट होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। स्टॉक ऑफ WIP और फिनिश गुड्स का ऐड और लेस हो जाएगा, जैसे हमने कॉस्ट शीट में पढ़ा है ना कि ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा, ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा, दोनों में उसी तरह से होगा। बाकी सेल ऑफ स्क्रैप वेस्टेज भी लेस हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन आ जाएगा। तो बता दिया कि अगर तुम बोलो कि मैं बेचूंगा नहीं, कैप्टिव कंजम्पशन करूंगा, तो ऐसे कर सकते हो। असेसिबल वैल्यू फॉर गुड डिस्पैच फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, वही रूल लग जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन इंटू 110%। फिर प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट क्या है कि ये बोल रहे हैं कि ना हर एक टाइप के मटेरियल को अलग रिकॉर्ड करना है, चाहे वो इंडिजियस हो, इंपोर्ट हो, बॉट आउट हो, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोसेस मटेरियल हो, एक्सेसरीज हो, वो सबको अलग अलग ट्रीट करना होगा, ठीक है। हाई वैल्यू स्पेयर्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, पहले तो ये देखा जाएगा कि वो इन्वेंट्री है या पीपी है। पीपी है तो डेप्रिसिएशन लगेगा, इन्वेंट्री है तो वो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। बाकी हम अगर लमसम में दे रहे हैं तो उसका अमोर्टाइज ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव और आउटपुट जितना रिसीव हो इस बेसिस पे राइट ऑफ होगा।
कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव और रिजेक्ट इंक्लूडिंग मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। ये बेसिक चीजें हैं। जैसे रॉयल्टी है, रॉयल्टी का पता होगा कि रॉयल्टी में ना बहुत, अगर वो प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है रॉयल्टी, ठीक है, तब तो क्या हो रहा होगा कि जो उसकी रॉयल्टी हम पे कर रहे हैं ना, किसी एसेट्स को एक्वायर किया उस पर रॉयल्टी पे कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, तब तो वो पार्ट बन जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। लेकिन अगर वो रॉयल्टी हम पे कर रहे हैं ब्रांड यूजेस के लिए, लाइक मैकडी से हमने कहा है कि हम तुम्हारा नाम यूज करेंगे और अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो हम सेलिंग के लिए कर रहे हैं ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनेगा। ये थोड़े से टेक्निकल है कि रॉयल्टी है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, पेपर में आए ना आए, लेकिन इन फ्यूचर जब भी इंटरव्यू होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जहाँ पे जैसा काम होता है। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट इन हाउस है आउटसाइड है, तो अगर इन हाउस है तो वो जो रिसोर्सेज हम लगा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, लैंड लेबर, मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस, ओवरहेड, जो भी है वो सब। और अगर आउटसाइड से तो इनवॉइस वैल्यू ले लेंगे, है ना। एक्सक्लूड क्या होगा, एबनॉर्मल कॉस्ट एक्सक्लूड होगा। अब मैंने बताया था एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होती है, कि जब कोई इरेगुलर और अनएक्सपेक्टेड चीज हो रही हो। अगर कोई रेगुलर हो रही है या एक्सपेक्टेड है तो उसे एबनॉर्मल नहीं कहेंगे, मैंने बताया हुआ है पूरा, ठीक है। बाकी मैं अभी एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं मैंने उसमें, ठीक है। इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस पार्ट नहीं बनेगा। इम्पेयरमेंट लॉस पता होगा, जब मटेरियल और बुक वैल्यू में डिफरेंस आ जाता, वो सॉरी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है, उसे इम्पेयरमेंट कहते हैं। कि बुक में इतने की है और मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत गिर गई है, तो इम्पेयरमेंट लॉस करना पड़ेगा, यानी बुक पे आपको रिवैल्यू करनी होगी उस एसेट्स को, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। इम्प्यूटेड कॉस्ट है, कोई रॉयल्टी ऑन ब्रांड वेजेस है, सॉरी ब्रांड यूजेस है, रॉयल्टी ऑन ब्रांड यूजेस, ठीक है, तो वो भी पार्ट नहीं बनेगा। बाकी रिसीव फ्रॉम बायर, अगर कोई मटेरियल यूज करा है तो वो पार्ट बन जाएगा मटेरियल कॉस्ट का। और अगर कोई टूल, पैटर्न, डाइज और मोल्ड्स हैं तो अमोर्टाइज होंगे इन ओवरहेड्स में। कॉस्ट ऑफ रीवर्क, फर्निशिंग, कॉस्ट ऑफ रीवर्क, रीफर्निशिंग। बाकी देखो वो जो था वो इतना ही था, उसमें और कुछ है भी नहीं। और बाकी देखो जीएसटी ये जितना मैंने बताया ना, अगर उसी को तुम देख लो और थोड़ा सा जीएसटी से भी है तो इतना डिफिकल्ट होगा नहीं। बाकी देखो वही दे रखा है, एक बार रीड मारोगे समझ में आ जाएगा, पर रीड की भी जरूरत नहीं है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है जीएसटी में भी, ठीक है। बाकी देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, वो यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी, ये हर एएस का ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है। स्कोप क्या है, किन के ऊपर लग रहा है। बाकी डेफिनेशंस दे रखी हैं, देखो एबनॉर्मल की मैंने बताई थी, इरेगुलर और अनएक्सपेक्टेड है तभी मानेंगे उसे। अगर रेगुलर हो रहा है, पार्ट आ रही है, हर महीने आ जाती है, तो वो इरेगुलर नहीं है, रेगुलर है, आ रही है, तो उसके लिए या तो तुम क्या करो, तुम इससे फिर अब नॉर्मल नहीं बोल सकते, या तो तुम जगह चेंज करो या फिर उसके लिए कुछ प्रोविजंस बनाओ। अनएक्सपेक्टेड है, बॉयलर है 500 डिग्री तक सह सकता है, तुम चेक करो 550, 600, 700 पे लिया है और फट गया वो, तो वो एक्सपेक्टेड था ना, है ना, तो उसको तुम अब नॉर्मल नहीं कह सकते। तो जो एक्सपेक्टेड चीजें हैं उसको जो होंगी ही, तो उसको तुम नहीं कह सकते अब नॉर्मल। एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइज क्या होती है, एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइज होती है, हमने अभी पढ़ा था कैपेसिटी डिटर्मिनेशन का जो वो था सीएस, कि हम इंस्टॉल्ड से कंपेयर करते हैं, हमने कितना प्रोडक्शन किया, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इनटू 100, तो हमारी एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आ जाती है। एडमिन ओवरहेड्स क्या है, वो एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, मार्केटिंग, इन चीजों में ना लग रहे हो, बट जनरली एडमिनिस्ट्रेशन में यूज हो रहे हैं। इसका वैसे सीएस है भी। एलोकेशन ऑफ हेड जो है वो डायरेक्ट में यूज होता है, कि जहां इजीली हम जिन एक्सपेंसेस को ट्रेस करके कॉस्ट सेंटर में एलोकेट कर देते हैं उसको कहते हैं, ये डायरेक्ट की जगह यूज होता है, क्योंकि इजीली होता है ना एलोकेट करना, लेकिन एब्जॉर्प्शन करना मुश्किल होता है, तो वो हम रेशनल बेसिस पे, सम इक्विटेबल बेसिस पे हम एलोकेट कर देते हैं, तो वो अपॉर्शनमेंट होता है। अपॉर्शनमेंट इनडायरेक्ट जगहों पे यूज होता है,
एक्सपेंसेस की जगह यूज़ होता है। बाकी अमोर्टाइजेशन जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं वहाँ यूज़ होता है। डेप्रिसिएशन टेंजिबल में यूज़ होता है। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जो लो इन वैल्यू होता है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसी चीज़ को बनाते वक्त निकलता है। कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होता है। ये सारी जो भी डेफिनेशंस है तुम देखोगे तो समझ में आ जाएगी। डिफेक्टिव क्या होता है, रीवर्क क्या होता है, रिजेक्ट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, मैं बता भी दूंगा थोड़ा थोड़ा सा ना क्या होता है। फिर डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय, एक्सेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, आइडल कैपेसिटी क्या होता है मैंने बताया हुआ है। नॉर्मल आइडल कैपेसिटी क्या होता है, नॉर्मल आइडल कैपेसिटी क्या होता है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होता है, इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट क्या होता है, ज्वाइंट कॉस्ट क्या होता है, ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होता है, मटेरियल कंज्यूम क्या होता है। वो मैं ये भी बताया भी था कि सबको अलग अलग रिकॉर्ड करना है, चाहे वो इंडिजियस हो, चाहे इम्पोर्टेड हो, बॉट आउट आइटम हो, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोसेस हो। ये सारी जो भी चीज़ें, मटेरियल रिसीव फ्री ऑफ कॉस्ट हो, कंसेशनल वैल्यू पे रिसीव हो, एक्सेसरीज हो, ये सारी चीज़ों का अलग अलग डाटा बनाना है। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में बताना है, नॉर्मल कैपेसिटी, ओवरहेड्स, पैकिंग मटेरियल, पैकिंग कॉस्ट, ये सारे, क्वालिटी कंट्रोल, रिपेयर मेंटेनेंस, रिसर्च डेवलपमेंट, रॉयल्टी, इन सब के बारे में बात कर रही है हमने इसमें। मतलब बेसिकली डेफिनेशन के बारे में ही है कि क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं आएंगी, वो इसमें हम पढ़ रहे हैं। स्क्रैप क्या होता है, सेलिंग ओवरहेड्स क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, टेक्निकल नो हाउ फी क्या होता है। ये पढ़ोगे समझ में आ जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये जस्ट रीड मार लेना एक बार। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल नो हाउ, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, प्रोडक्शन, एबनॉर्मल कॉस्ट, इंटरेस्ट, इम्प्लीमेंट लॉस। ये इसमें से क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक्विजिशन और सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस, सब्सिडीज और ग्रांट, फाइन्स, पेनल्टीज, क्या चीज़ आएंगी, क्या चीज़ नहीं आएंगी, है ना। ये वही कॉमन पॉइंट्स आगे दिख रहे होंगे अगर तुम्हें तो। क्रेडिट्स और रिकवरीज, फॉरेक्स कंपोनेंट अगर कुछ हो रहा है। अगर फॉरेक्स कंपोनेंट होता है, हमने मटेरियल में पढ़ा था ना कि अगर मान लो जिस दिन तुमने परचेज किया है उस दिन की तुम्हें वो कंसीडर करनी है। उसके बाद जब तुम पेमेंट कर रहे हो उसका जो भी डिफरेंस आएगा ना पर इनवॉइस और पेमेंट का, तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। फॉरेक्स फ्लक्चुएशन, अगर तुम कुछ बहुत दिन बाद पे कर रहे हो उसे, फाइन, पेनल्टीज, है ना, ग्रांट रिसीव अगर कुछ एज ए इनकम हो रही है, सब्सिडी ग्रांट, ये सारी चीज़ें हैं। असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक्विजिशन और सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस, ये सब चीज़ें। कॉज एंड इफेक्ट और बेनिफिट रिसीव के हिसाब से जाएगा। वेरिएबल प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड शैल बी ऑब्जर्व बेस्ड ऑन द एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से होगा। फिक्स जो होगा प्रोडक्शन, सिमिलर फिक्स होगा, क्वालिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सब overhead manufacturing shall be observed the cost of production, supply of provision of service on basis of normal or actual normal capacity, the normal capacity और actual capacity utilization whichever is higher। वही फिक्स्ड के केस में हमें देखना है नॉर्मल और एक्चुअल whichever is higher देखना है, तो उसके बेसिस पे होगा। इन केस ऑफ प्रोडक्शन process result is more than product being produced or simultaneously treatment of joint product and byproduct shall be as under। ठीक है, कैसे प्रेजेंटेशन होगी इसकी। सर्टिफाइड कॉस्ट स्टेटमेंट शैल बी प्रेजेंटेड द फॉलोइंग पीरियोडिकल बेसिस पे रिकॉर्ड देनी होंगी। मतलब आपके पास एविडेंस होने चाहिए यहाँ पे जो कॉस्ट है ये एज पर स्टैंडर्ड्स निकाली जाएंगे, तभी तुम उसको वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी जो जो चीज़ें ऐड होंगी नहीं होंगी, बाकी इलस्ट्रेशंस भी दे रखी हैं, तुम देखना, कोई दिक्कत होगी तो बताना कमेंट में, वो मैं बता दूंगा। सिंपल है वैसे ये रूल 30 के हिसाब से कैसे कैसे निकलेगी, है ना। देखो जैसे देख लेते हैं एक कि इन्होंने ये दे रखी है, हमें रिकॉर्ड दे रखा है और ये क्वेश्चन दे रखा है, तो अब यू आर डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द कैप्टिव कंजम्पशन के हिसाब से निकालना है आपको।
जीएसटी के हिसाब से। तो इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल पूरा ले लिया, वेजेस सैलरी ले लिया इन्होंने, ये 2 मिनट, तो एक स्क्रीनशॉट ले लिया ना, पूरी स्क्रीन आ नहीं रही है। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गया, एडमिन आ गया। और इसमें सिर्फ किस रिलेटेड आएंगे, एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड, पूरे नहीं आएंगे, ठीक है, याद रखना। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट आ गई और रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ गई। इंटरेस्ट आता नहीं है ऑन वर्किंग कैपिटल, और सेल ऑफ स्क्रैप लेस हो जाता है। तो ये सब ऐड करके सेल ऑफ स्क्रैप लेस कर दो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पर CS4 ये निकालने को आ जाता है। फिर बस क्या करना है, कॉस्ट, ये कॉस्ट आ गई, ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई 110 से कर देना है, तो एसेसिबल वैल्यू एज पर रूल 30 आ जाएगी। और बहुत बार ना क्वेश्चन इंटरव्यू में आ जाता है कि रूल 30 बताओ क्या होता है, और वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये हमारे ही डोमेन का काम है। बाकी देखो दिखा दे तो मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बाकी मैं तुम्हें थोड़ी सी और कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल लॉसेस क्या होता है कि मान लो बुक वैल्यू और एक्चुअल में ना फिजिकल स्टॉक का डिफरेंस आ रहा है, तो जो डिफरेंस होगा ना, जो लॉस होगा, शुड बी ट्रांसफर टू द इन्वेंट्री एडजस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा। नॉर्मल लॉस ट्रांसफर हो जाता है ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में, और एबनॉर्मल जो जाता है वो जाता है कॉस्टिंग P&L में। ये मैंने बता दिया कि नॉर्मल में नॉर्मली कंसीडर होता है, एबनॉर्मल नहीं होता। लेकिन वो जाते कहाँ पे हैं, कौन से अकाउंट में जाते हैं, तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि नॉर्मल होगा तो वो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में जाएगा, अब नॉर्मल होगा तो कॉस्टिंग P&L में जाएगा। बाकी देखो 4 चीजें होती हैं, एक होता है वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज और डिफेक्ट्स। इसके बीच में ना हम कंफ्यूज रहते हैं कि भाई क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, स्क्रैप में क्या डिफरेंस होता है, स्पॉइलेज में क्या होता है, डिफेक्ट्स में क्या होता है, वेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, पता होने चाहिए। वेस्ट क्या है, इट रिप्रेजेंट दैट पोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल विच इज लॉस्ट और इवेपोरेटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब कि ये होता है कि ना, जैसे एग्जांपल दूं समझाने के लिए, कि हम कुछ चीज बनाते हैं, जो चीजें ना इवेपोरेट हो जाती हैं और वो दिखती भी नहीं है, उस तरह का वेस्टेज, ठीक है। जैसे हैंड सैनिटाइजर बना रहे हैं तो अल्कोहल है वो उड़ जाता है। तो जो भी चीज मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त उड़ती हैं, कोई भी केमिकल से हम कुछ चीज बना रहे हैं या कोई भी चीज, तो उसे हम वेस्ट कहेंगे, और वो दिखता नहीं है कि कहाँ गया, उसकी कोई रिकवर वैल्यू नहीं होती उस वेस्ट की, ठीक है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा भैया, अगर नॉर्मल है तो वो कॉस्ट में बॉन्ड कर लिया जाएगा, नंबर ऑफ गुड्स यूनिट्स में का ही पार्ट बन जाएगा वो, क्योंकि वो नॉर्मल है ना, सभी के लिए हो रहा होगा, तो हम सभी के साथ हो रहा होगा तो वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अब नॉर्मल है तो वो कॉस्टिंग P&L में चार्ज होगा, क्योंकि वो सबके साथ नहीं हो रहा होगा। फिर आ जाता है स्क्रैप। स्क्रैप होता है, इट रिप्रेजेंट रेजिड्यू फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल, इट इज ऑलवेज विजिबल, इट इज ऑफ स्मॉल अमाउंट एंड लो वैल्यू। वो स्मॉल अमाउंट और लो वैल्यू का होता है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट है और उसकी वैल्यू भी लो है, तो उसी को हम स्क्रैप कहते हैं। जैसे हम टेलर कपड़े सिल रहा है, छोटे मोटे के टुकड़े बचते हैं ना कपड़े के, तो वो स्क्रैप है, अमाउंट भी कम होता है, वैल्यू भी कम होती है, लाइक स्क्रैप ऑफ मटेरियल। अब स्क्रैप का क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर स्मॉल वैल्यू है तो क्रेडिटेड हो जाएगा P&L में, मतलब कि प्रॉफिट साइड आ जाएगा P&L के, कॉस्टिंग P&L के। अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू है, स्क्रैप आइडेंटिफाइबल हो जाता है तो क्रेडिट हो जाएगा प्रोसेस में, मतलब प्रोसेस में एज अ प्रॉफिट दिखा दिया जाएगा। और अगर अनआइडेंटिफाइबल है तो वो डिडक्टेड हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ नेट सेल प्रोसीड इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट, कॉस्ट से लेस हो जाता है। फिर आ जाता है स्पॉइलेज। स्पॉइलेज क्या है कि वो प्रोडक्ट जो अपनी क्वालिटी और डायमेंशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते, ठीक है, वो स्पॉइलेज होता है। These are not capable of rectification economically, hence are taken out of the process and disposed of without further processing. ठीक है, जो क्वालिटी को मैट नहीं कर पाता या जो रिक्वायरमेंट है उन्हें मैट नहीं कर पाता, और जिनके ऊपर ना खर्चा करना ज्यादा महंगा पड़ जाता है,
वो इतने स्पॉइल हो जाते हैं। जैसे मान लो अचार है, खराब हो गया, ठीक है, तो अब उसको सही करना महंगा पड़ जाएगा, तो बेटर है कि उसे बिना यूज करे ही डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? इफ द कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज इज नॉर्मल एंड इनहेरेंट इन द प्रोसेस, देन द कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज इज एब्जॉर्ब बाय चार्जिंग आइदर टू द स्पेसिफिक प्रोडक्शन ऑर्डर और टू प्रोडक्ट ओवरहेड्स। अगर स्पॉइलेज नॉर्मल है, इनहेरेंट है कि होती है इन द प्रोसेस, दैट द कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज इज observed by charging either to the specific production order or the product overhead। ठीक है, अगर है तो भाई जिसका ऑर्डर आया उसी के उसमें जाएगा ये जो भी खर्चा है, या फिर कोई प्रोडक्ट ओवरहेड से उसमें जाएगा। अगर अब नॉर्मल है स्पॉइलेज तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाएगा। नॉर्मल है तो गुड यूनिट स्पॉन करेंगी, और अगर अब नॉर्मल है तो चार्ज करेंगे कॉस्टिंग पीएनएल से। कंट्रोल बाय फिक्सिंग स्टैंडर्ड्स। कैसे करा जा सकता है कंट्रोल इन सब चीज? पहले तो फिक्स करो स्टैंडर्ड्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट शुड बी फिक्स्ड। कंप्यूट एक्चुअल स्पॉइलेज रेगुलरली। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट शुड बी फिक्स्ड। कंप्यूट एक्चुअल स्पॉइलेज रेगुलरली। अगर तुम 1-2 साल बाद कर रहे हो तो क्या फायदा, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो तुम्हें समय समय पे करना होगा और कंपेयर करना होगा एक्चुअल विद स्टैंडर्ड। तो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना। इस तरह का भी पूछ सकते हैं कि ये चीज हो रही है तो तुम इसे कंट्रोल कैसे करोगे? स्टैंडर्ड फिक्स करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके डिपार्टमेंट की, और समय समय पे चेक करके स्पॉइलेज रेगुलरली, और कंपेयर करना है एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड्स। डिफेक्टिव्स क्या है? ये हैं कि जो प्रोडक्शन के बीच में हो रहे हैं और डायमेंशनल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बट रिवर्क करके एडिशनल कुछ खर्चा लगा के उसको बेचने सेलेबल कंडीशन में लाया जा सकता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इफ द डिफेक्ट्स आर ऑफ नॉर्मल एंड विद इन द स्टैंडर्ड्स लिमिट, एनी ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग मेथड्स आर अडॉप्टेड। द कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डिफेक्ट्स इट्स चार्ज टू गुड यूनिट्स, वेयर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज identified is charged to the good unit. Accounting of defectives. Normal defects. If the defects are of normal and within the standard limit, any of the following accounting methods are adopted. Normal है, the cost of rectification of normal defect is charged to good unit, where a particular department is identified from which department the defect caused. The rework of or the process cost are to be charged to the journal overheads। ठीक है, नॉर्मल डिफेक्ट्स है, इजीली आइडेंटिफाइबल स्पेसिफिक जॉब पे है तो वो उसी में डेबिटेड हो जाएगा। अब डिफेक्ट्स आर अबनॉर्मल, द रिवर्क कॉस्ट वो कॉस्टिंग पीएनएल में ही जाएगा। ठीक है, कंट्रोल बाय कैसे कंट्रोल करोगे? परचेज करेंगे क्वालिटी मटेरियल, एडुकेट सुपरविजन रखेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट रखेंगे। ठीक है, ये तो चारों के बीच का डिफरेंस है ना। बाकी देखो मैंने तुम्हें कॉस्ट क्लासिफिकेशन बताया था, वो मैं बता देता हूँ। देखो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पता ही है, पढ़े थे इंटरमीडिएट में। जॉब कॉस्टिंग होता है, बैच कॉस्टिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग होता है। बाकी देखो कॉस्ट एलोकेशन अपोर्शनमेंट क्या होता है बताया था अभी मैंने। कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, तो बता देता हूँ। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या फ़र्क होता है? कॉस्ट कंट्रोल होता है, सबसे पहले तो कॉस्ट अकाउंटेंट की ही जिम्मेदारी होती है कि कॉस्ट को कंट्रोल करा जाए, कि उस जगह ले आए अपनी कॉस्ट को कि जहाँ और लोगों का भी उतनी ही कॉस्ट लग रही है। अब जैसे मान लो मैं कोई चीज़ बनाता हूँ 10 रुपए की बना रहा हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर 8 की बना रहा है, तो वो अगर 11 की बेच रहा है तो वो 3 रुपए कमा रहा है। ठीक है, तो वो लॉन्ग सर्वाइवल कर रहा है। वो 9 में भी बेच सकता है, वो 10 में भी बेच सकता है, मैं नहीं बेच सकता। तो मुझे पहले तो कॉस्ट को कंट्रोल करना है, 8 पे लाना है। फिर उसके बाद अगर मुझे और लंबे समय तक टिकना है तो मुझे अपनी कॉस्ट को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी 7 पे लाने की कोशिश करनी है, तो वो कॉस्ट रिडक्शन है। तो पहले तो कॉस्ट कंट्रोल करना होता है, फिर कॉस्ट रिडक्शन करना होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट,
पहले तो ट्रेसिबिलिटी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रोडक्ट पीरियड और प्री प्रोडक्शन के हिसाब से होता है, कॉस्ट बिहेवियर और वेरिएबिलिटी, फिक्स वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, ठीक है, कॉस्ट एलिमेंट वाइज, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, इस तरह से आपको कॉस्ट क्लासिफिकेशन करनी होती है। रेलेवेंट, डिसीजन लेने के लिए कौन सी होती है, मार्जिनल, डिफरेंशियल, अपॉर्चुनिटी, आउट ऑफ पॉकेट और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट होती है। और इरेलीवेंट क्या होती है, संक, कमिटेड और एब्जॉर्ब कॉस्ट। बाकी तो पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं फाइनल लेवल पे कि क्या क्या होती है, संक कॉस्ट क्या होती है ना। इंटरमीडिएट लेवल ये तो बताता, ठीक है। नॉर्मल, अब नॉर्मल के बेसिस पे कैश फ्लो में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट होती हैं, कैपिटलाइज, कन्वर्जन और इन्वेंट्रेबल, कैपिटलाइज, कन्वर्टेबल, इन्वेंट्रेबल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की कॉस्ट होती हैं, ठीक है। बाकी मैंने तुम्हें बताया था ना एलोकेशन अपॉर्शनमेंट में क्या डिफरेंस होता है, देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका। बाकी किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक्सपेंसेस, अपॉर्शनमेंट कैसे होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वो इस तरह से होता है, ठीक है। बाकी बेस्ड ऑन नेचर कैसे क्लासिफाई होते हैं, बेस्ड ऑन फंक्शन और एलिमेंट वाइज कैसे होते हैं ओवरहेड्स, डिपार्टमेंट वाइज होते हैं। और ये मेथड्स हैं, मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, फिर स्टेप मेथड सेकेंडरी मेथड है, फिर रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, जिसमें 3 आते हैं, सिमुलेशन इक्वेशन, रेसिप्रोकल, रिपीटेटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। क्या क्या होते हैं पढ़े हुए ही हैं वैसे तो, क्या अगर चाहिए होगा ना तो मैं, गंदी हैंड राइटिंग है इसका ना, स्कैन करके अगर डिमांड आएगी तो मैं उसको व्हाट्सएप कर दूंगा, अपना नंबर शेयर कर देना। मेथड्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल स्टैंडर्ड्स, ये है, देखो पढ़ लेना, तो लगेगा इम्पोर्टेंट तो मैं बता दूंगा। हाँ, ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स क्या होता है कि भाई देखो, ओवरहेड है 2000, प्रोडक्शन हम एस्टिमेट कर रहे हैं 1000 है, तो यानी कि ओवरहेड रिकवरी रेट क्या होगा, 2 पर यूनिट, एक्चुअल में 500 बना, तो हम अंडर एब्जॉर्ब कर पाए अपने एक्सपेंसेस, तो उसे कहेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ 1000, और एक्चुअल में 1500 बन गए, ऐसा हो सकता है ना, 1500 बन गए, तो हमने ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड कर लिया है। If the under and over absorption is normal course of action, it goes to the next for the neutralization, तो नेक्स्ट में आगे जाके न्यूट्रलाइज कर दिए जाते हैं, नॉर्मल होता रहता है तो न्यूट्रलाइज करे जा सकते हैं। इफ द अमाउंट इज वेरी स्मॉल इट इज चार्ज टू द पर यूनिट ऑफ कॉस्ट। if the under and the over absorption is happening due to the normal course of action, then it will be charged to the costing P&L, ठीक है। प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट्स, बाकी देखो ओवरहेड रिकवरी की ये फॉर्मूलाज होते हैं, इस तरह से ओवरहेड रिकवरी के फॉर्मूलाज होते हैं। ये तुम्हारे पेपर के लिए अभी जरूरी नहीं है, बस जर्नल है, थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखो, हाउ वुड यू डील्स विद द फॉलोइंग आइटम इन कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, पूछ लें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो कॉस्ट ऑफ बेसिक रिसर्च है, कॉस्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च है। अगर मान लो खर्चा किया छोटा है, ज्यादा खर्चा है, या फिर सक्सेसफुल हो रहा है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, कहाँ जाएगा वो, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें थोड़ी सी सीलन से आ गई, इसलिए थोड़े खराब हो गए। डेवलपमेंट क्या होता है, पैकिंग एक्सपेंस, बहुत बार मेरे से पूछा था एक बार, पैकिंग एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस होता है, कि कॉस्ट शीट पूछी थी, फिर उन्होंने बोला किस में आएगी पैकिंग एक्सपेंसेस, तो मैंने बताया कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो उस हिसाब से आएगा। फ्रिंज बेनिफिट्स वर्कर एम्प्लॉयज के बेसिस पे,
स्टोरेज लॉस, आइडल कैपेसिटी, ठीक है, और ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स इन अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द फैक्ट्री इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। फिक्स्ड एसेट्स ऑफ एडमिन तो पार्ट हो जाएगा एडमिन का, है ना। इस तरह की चीजें घुमा कर दे देते हैं कभी कभी कि एडमिन डेप्रिसिएशन कहा जाएगा, तो आपको बताना होगा फिक्स्ड एसेट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हो रहा है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। बैड डेट जो है वो अगर नॉर्मल है तो वो सेलिंग ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा, नॉर्मल है तो वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा, मतलब कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनेगा वो। ट्रेनिंग एक्सपेंस है, रिप्रेजेंट डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज सेम डिपार्टमेंट्स ओवरहेड ड्यू टू हाई लेबर टर्नओवर आर टेकन टू पीएनएल। मतलब अगर नॉर्मल है, ट्रेनिंग वेनिंग करा रहे तो उस डिपार्टमेंट का खर्चा है, लेकिन अगर हाई लेबर टर्नओवर हो रहा है तो कहीं भी ज्वाइन करने से पहले ना लेबर टर्नओवर जरूर देखना चाहिए उस कंपनी का, ठीक है, कि लेबर टर्नओवर कैसा है। कहीं ऐसा ना हो तुम बॉन्ड साइन कर दो उसके बाद फिर पछताओ कि यार कहाँ जुड़ गए, होता है। तो लेबर टर्नओवर अगर है तो इसे हम कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। नाइट शिफ्ट है, चार्ज टू द प्रोडक्शन ओवरहेड अब नॉर्मल है तो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन का, है ना, ये है। बाकी ये है कैसे कैसे अपोर्शनमेंट होता है बाय फंक्शन, नेचर, एलिमेंट, बिहेवियर, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते, और ये वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं भी है इतना ज़्यादा। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो को यहीं